तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फिजिक्स टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 जो आपके एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या व्यापम के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी की बात करें या जो भी एग्जाम हो जहां पे जनरल साइंस या जनरल फिजिक्स हमारी आती है वहां आपके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत उपयुक्त होगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, लेकिन 30 क्वेश्चंस के साथ मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। चलिए दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा कार्य का मात्रक है। तो जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है जूल। और अगर हम वाट की बात करें तो वाट होता है हमारा पावर की यूनिट। न्यूटन जो होता है हमारा, ये होता है हमारा फोर्स की यूनिट। इसके अलावा एम्पियर जो होता है ये होती है हमारी करंट की यूनिट। और ये जो फोर्स होता है जो न्यूटन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए फोर्स जो होता है, फोर्स F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अब जो त्वरण, जो देखिए द्रव्यमान जो होता है ये तो हमेशा हम केजी में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है हमारा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और जो वेलोसिटी होती है हमारी वो होती है विस्थापन पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसलिए एक्सेलरेशन की जो यूनिट बन जाती है, अब देखिए v जो है आपका वेलोसिटी, उसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। अपॉन में एक और टाइम आ रहा है तो एक हो जाएगा अपॉन में एक और सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो न्यूटन है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों एक ही होते हैं और ये फोर्स का मेजरमेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पे कार्य की बात करें तो जो हमारा कार्य है वो हमेशा वर्क को रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो वर्क इज इक्वल टू होता है हमारा पावर, जो भी शक्ति है, इनटू समय, पावर इनटू टाइम। अब देखिए वर्क जो है इसकी यूनिट होती है जूल, और जो पावर है, पावर की यूनिट होती है वॉट्स, टाइम की यूनिट होती है सेकंड्स। अब अगर हमें यहाँ पावर की यूनिट निकालनी है तो वॉट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। तो वॉट हमेशा किसके इक्वल होगा, जूल पर सेकंड के इक्वल। तो इस तरीके से हम इन यूनिट्स को ड्राइव कर सकते हैं, तो आपको ये चीज पता होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमारा एक फिजिक्स का वीडियो है, 2-3 वीडियोस मैंने फिजिक्स के अपलोड करे हैं, फिर अभी मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि जेल प्रहरी का जो आपका एग्जाम है और व्यापम के और भी एग्जाम्स आ गए थे, तो मैंने टेस्ट सीरीज बनाना ज़्यादा जरूरी समझा ताकि आप लोग इन क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप वो वीडियोस भी हमारे देख सकते हैं, जनरल फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। पूरा डिटेल में मैंने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो जो प्रकाश वर्ष है ये यूनिट है हमारी दूरी की। और यहाँ पे आप एक और चीज समझ लें कि जो वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूनिट समय की। आपको हमेशा समय ऑप्शन में जरूर मिलेगा ताकि आप कंफ्यूज हों और इस क्वेश्चन को गलत करके आए, इसलिए आप ध्यान से इसको रखें। द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम। दूरी की जो यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स और मैं आपको बता देता हूं। प्रकाश वर्ष इसको बोलते हैं हम लाइट ईयर, और लाइट ईयर जो होता है ये होता है आपका 9.45 इंटू 10⁻⁵, मतलब 9.45 गुणित 10 की घात 15 मीटर में यूनिट होती है इतनी। इसके अलावा कुछ और यूनिट होती हैं, जैसे पार्सेक होता है, PARSEC। तो पार्सेक जो यूनिट होती है, अगर हम एक पार्सेक की बात करें तो एक पार्सेक हमारा होता है 3.08 इंटू 10⁻16। अब यहाँ पे हम देखें, ये यूनिट है आपकी 15, ये यूनिट हो गई आपकी यहाँ पे 16, मतलब एक जीरो यहाँ पे ज्यादा है, तो एक पार्सेक हो गया आपका ए। ऐसे ही एक होती है यूनिट जिसको हम बोलते हैं खगोलीय यूनिट। तो एक खगोलीय, एस्ट्रोनॉमिकल इसको बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है हमारी 1.495 इंटू
10⁻11 मीटर। ये सब यूनिट मीटर में मैंने इनका कन्वर्जन किया है, तो ये भी आप देख लें क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इसके अलावा एक और चीज अगर हम देखें, देखिए ये 10⁻16 है, ये 10⁻11 है, ये 10⁻15 है। तो इनमें जो सबसे बड़ी यूनिट होगी वो कौन सी होगी? पार्सेक। तो टाइम की दूरी की जो सबसे बड़ी यूनिट है वो होती है पार्सेक, 3.08 इंटू 10⁻16। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा पार्सेक इकाई है, तो पार्सेक इकाई किसकी हो जाएगी? आपकी दूरी की सबसे बड़ी यूनिट होती है पार्सेक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समय कौन सा मात्रक नहीं, मतलब इन निम्नलिखित में से समय का कौन सा मात्रक नहीं है? देखिए ये प्रकाश वर्ष दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, तो इसका सही आंसर ये होगा। इसके अलावा अधिवर्ष और चंद्रमा है, ये दोनों ही समय के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट है दाब का मात्रक है, तो देखिए जो दाब का मात्रक होता है पास्कल। इसके अलावा जो डाइन होता है, जैसा आपका न्यूटन होता है, न्यूटन जो होता है ये हमारा होता है एसआई पद्धति में। जो मेन जो इंटरनेशनल जो पद्धति है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं हम, और इसमें होता है डाइन बल का मात्रक फोर्स का, और सॉरी न्यूटन होता है एसआई पद्धति में बल का मात्रक, और जो डाइन होता है ये होता है सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और जो जूल, तो ऑब्वियस सी बात है जूल तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बल का कार्य का मात्रक होता है वाट, पावर का मात्रक होता है, और पास्कल होता है हमारा दाब का मात्रक। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसके अलावा ये ऑप्टर है, अगर इसके जगह डायोप्टर हो जाए तो डायोप्टर जो हमारा होता है वो होता है जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये 1971 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? देखिए खाद्य ऊर्जा मतलब जो हमारी ऊर्जा होती है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सेब खा रहा हूँ, एप्पल खा रहा हूँ मैं, तो एप्पल हमें कितनी एनर्जी दे रहा है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? तो इसको हम मेजर करते हैं कैलोरीज से। हम बोलते हैं कि इतना कैलोरीज का है, इतनी कैलोरीज हमें बर्न करनी पड़ती हैं। तो कैलोरी जो होती है आपका खाद्य ऊर्जा को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट। अर्ग अगर हम देखें तो अर्ग जो है हमारा सीजीएस पद्धति में एनर्जी का मात्रक है। नेक्स्ट है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? सॉरी ये अर्ग विद्युत मात्रा की इकाई है आपका एम्पियर। ओम जो होती है ये होता है रेजिस्टेंस की यूनिट। वोल्ट जो होती है वोल्टेज की यूनिट होती है, वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस या ईएमएफ जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब हिंदी में मुझे इसका याद नहीं आ रहा है। और वाट होता है आपका पावर का। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो ये है होता है आंसर इसका डायोप्टर। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर नापने की इकाई है करंट को। प्रतिरोध ओम से नापते हैं हमेशा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और पावर वाट, वोल्टेज हमेशा वोल्टेज या वोल्ट से। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? देखिए दोस्तों ऊर्जा वेक्टर मात्रा नहीं होती है, तापमान वेक्टर मात्रा नहीं होती है। जो बल है आपका वेक्टर मात्रा का मतलब देखिए दो तरीके की राशियां होती हैं, एक सदिश राशियां होती हैं, एक अदिश राशियां होती हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं उनको वेक्टर बोलते हैं, मतलब इनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। लेकिन जो अदिश राशियां होती हैं इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ये जो दूरी होती है, दूरी एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन अगर हम बल की बात करें तो बल हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बल में हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है। इसके अलावा अगर हम चाल की बात करते हैं तो चाल भी आपका अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें कभी भी हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन चाल की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन हम अगर वेग की बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो होती है ये होती है मीटर पर सेकंड, और ये एक सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है होती है। लेकिन जो चाल है ये दोनों एक ही लगते हैं हमें, मीटर पर सेकंड, और ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें यही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो चाल होती है ये अदिश राशि होती है, और जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं है, मास। बाकी वेग, संवेग, कोणीय वेग, ये तीनों ही सदिश राशियां हैं। इनमें से अदिश राशि देखिए तो
बल, आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग। तो बल, आघूर्ण एक सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? इनमें से देखिए, सदिश राशि दाब, प्रेशर होता है आपका, ऊर्जा ये नहीं होता है, और कार्य ये भी नहीं होता है। तो क्या होगा बचा आपका? संवेग। तो संवेग आपकी एक सदिश राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, पदार्थ का जो संवेग है p, और ये अगर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देता हूं। जो न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है, जिनको हम गति के नियम बोलते हैं न्यूटन के, वो उसके अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग p इज इक्वल टू होता है m इंटू v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू m इंटू v, और p होता है आपका संवेग या मोमेंटम, ये होता है आपका मास, और ये होती है आपकी वेलोसिटी। अब एक पूछ रहा है क्वेश्चन में पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, तो p अपॉन v, संवेग अपॉन हो गया आपका वेग, तो इज इक्वल टू क्या बचा? m, और m क्या है आपका? द्रव्यमान या मास। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट काम करता है संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन जो थे, इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल इकाई है दाब की, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या नापा जाता है? तो क्यूसेक जो होता है, इससे हमेशा जल का बहाव नापा जाता है। अगर जल की गहराई की बात करें, एक्चुअली जल की गहराई नहीं, हम समुद्र की गहराई की बात करते हैं। सी डेप्थ, सी डेप्थ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है फैदम, और जो मीटर जो होता है उसको बोलते हैं हम फैदोमीटर। फैदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को मेजर करते हैं, फैदम इसकी यूनिट होती है, और एक फैदम जो होता है ये होता है 6 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे, इनमें से देखिए, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़ और स्टील, इनमें से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता है हमारे स्टील की। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? देखिए, धरती है, धरती के केंद्र की ओर अपन खींच रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई वस्तु, आप जमीन के ऊपर खड़े हैं, आप कोई वस्तु ऊपर फेंकते हैं तो वो अपने आप वापस आ जाती है, तो ये आती है हमारी गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, और इसी कारण धरती के केंद्र की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? इसमें क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो, इसमें एक्चुअली कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है और जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, उनमें क्या डिफरेंस है? तो जो पृथ्वी, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 गुना होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। मतलब अगर हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को EG से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण, लूनार ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से 6 गुना होगा। और यहाँ पे अगर हम चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं अगर, तो ये अर्थ के 1/6 भाग होगा। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। नेक्स्ट हमारा, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है आपका, ये संबंधित है न्यूटन से, और जो प्लवन का नियम है ये है आर्किमिडीज के नियम से संबंधित। वियोंसी फोर्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, आई थिंक उत्प्लावन बल इसको बोलते हैं। और इसको मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जो जैसे फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास पानी भरा हुआ है, इसमें एक बर्तन है और इसमें ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और इसमें अगर हम कोई एक सॉलिड वस्तु लेके आते हैं या कोई पिंड लेके आते हैं सॉलिड, और इस सॉलिड वस्तु में इस पानी में डुबोता हूं, तो देखिए इस तरल माध्यम में, ये जो तरल यहाँ पे भरा हुआ है, इस तरल माध्यम में जब इस वस्तु को हम डुबोएंगे तो उस वस्तु पे जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। और वो उत्प्लावन बल जब इसको हम इस पानी में, इसको जब हम इसमें डुबोएंगे, तरल में या पानी में जो भी होगा, तो वो यहाँ से इतना पानी हटता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको डुबोते जाओगे ये पानी यहाँ से हटता जाएगा। तो ये जो पानी का जो मात्रा होती है वो उस बल के बराबर होती है, जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, और ये जो पानी यहाँ से विस्थापित हुआ है, उस पानी का जो भार है वो भार उस बल के, उत्प्लावन बल के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप इसको डुबाओगे तो एक टेंडेंसी होती है कि जो पानी है, जो तरल है, इसको ऊपर की तरफ धकेलने की
कोशिश करेगा। इसलिए आपने देखा होगा जब भी आप किसी तालाब में या आप किसी पूल में कूदते हैं, तो जैसे ही आप कूदते हैं तो आप पहले तो नीचे जाते हैं, वहां से पानी हट जाता है, इसके बाद फिर आप धीरे धीरे अपने आप ऊपर आ जाते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल के कारण ऐसा होता है। और जो एक चीज और आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि अपना जो वस्तु, जैसे कोई वस्तु जो हम डुबो रहे थे, वो वस्तु का जो घनत्व है, अगर वो द्रव के घनत्व से अधिक हो तो वो वस्तु उस तरल में डूब जाएगी। मतलब वस्तु का जो डेंसिटी है जो हम डुबो रहे हैं उसमें, उसकी डेंसिटी द्रव की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जब भी हम बर्फ लेते हैं तो जो बर्फ का घनत्व होता है वो पानी से हमेशा कम होता है। इसलिए जब भी हम बर्फ के पीसेस पानी के अंदर डालते हैं तो वो कभी भी उसमें डूबते नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो बर्फ होता है उसका घनत्व पानी के घनत्व से ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी ज्यादा होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे पता होना चाहिए, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से हमेशा कम होता है, इसलिए वो पानी के अंदर नहीं डूबती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो घनत्व मापी होता है या दुग्ध मापी जो होता है, जहाज जो होते हैं, शिप्स, और जो अपने सबमरीन्स जो होती हैं, पनडुब्बियां जो होती हैं, ये सब इसी प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, घनत्वमापी, दुग्धमापी, शिप्स और सबमरीन्स, ये सब आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही या प्लवन के नियम पर ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की जो इकाई है वो होती है पास्कल, दाब की इकाई होती है। नेक्स्ट, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? देखिए, दूध से क्रीम निकालने में ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो देखिए घर्षण बल तो जो होता है जब हम एक सतह पे कोई, जैसे मान लो गेंद हम लुढ़का रहे हैं तो वो गेंद एक टाइम के बाद रुक जाती है, तो ये इसके फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ही होता है। अब जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक सर्कल है, सर्कुलर मोशन में ये हमेशा आते हैं अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल। तो जो अभिकेंद्रीय बल होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और अपकेंद्रीय बल जो होता है इसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इस जो वृत्तीय गति जिस पाथ पे हो रही है वो वृत्त एक बन रहा है, तो उसके अगर केंद्र की ओर बल लग रहा है तो इसको बोलते हैं हम अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल जो सूरज है, सूरज के चारों तरफ आपकी जो पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, या पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाते हैं, या जो अपने सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब इसी प्रिंसिपल पर, अभिकेंद्रीय बल के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। उनमें जो फोर्स लग रहा होता है वो फोर्स लग रहा होता है अर्थ के सेंटर की ओर, सॉरी इस सर्कल के, जो मतलब जिस सर्कल में वो घूम रहे हैं उस सर्कल के सेंटर की ओर फोर्स लगता है। लेकिन जो अपकेंद्रीय बल होता है, अपकेंद्रीय बल में जो फोर्स लगता है वो फोर्स इस सेंटर से आउटर साइड लगता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपकी जो चक्रीय झूले होते हैं, चक्रीय झूले में जो व्यक्ति बैठा होता है, जब जो झूला चलता है और एक स्पीड से चलना शुरू होता है, तो जो व्यक्ति उसमें बैठा हुआ होता है वो बाहर की ओर एक बल महसूस करेगा। वो बाहर की ओर जो बल महसूस करता है इसी को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल की बात करें इसके लिए, तो एक एग्जांपल तो आपका ये हो गया कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो ये लगता है अपकेंद्रीय बल। और इसके अलावा एक और एग्जांपल, जैसे हमने एक बाल्टी में पानी भरा और उसको एक फोर्स से मैं एक वृत्तीय पथ पर घुमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ये बाल्टी में इसमें घुमा रहा हूँ, तो जब मैं इस डायरेक्शन में उसको घुमाता हूँ तो बाल्टी का जो पानी है वो पानी कभी भी बाहर नहीं गिरता। तो वो ये केवल इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें बल लग रहा होता है वो आउटर साइड लग रहा होता है, इसलिए बाल्टी में से पानी नहीं गिरता। और ये एग्जांपल है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का या अपकेंद्रीय बल का। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी जो घड़ी है उसमें होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और जो गतिज ऊर्जा जो होती है इसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा हमेशा तब आती है जब कोई चीज मोशन में होती है, और गतिज ऊर्जा जो होती है ये होती है हाफ mv स्क्वायर, मतलब मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर।
और उसका आधा हम कर देते हैं तो गतिज ऊर्जा हमको मिल जाती है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा तब होगी जब कोई चीज मोशन में होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलोसिटी दिया है, मतलब वो कोई जो भी चीज है वो मोशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूरज की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है इसके पीछे रीजन होता है नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। और एक होता है नाभिकीय विखंडन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाभिकीय संलयन जो होता है इसी पे बेस्ड होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड होता है। और नाभिकीय विखंडन जो होता है तो एटम बॉम्ब जो होता है आपका वो नाभिकीय विखंडन के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार हर एक एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। तो ये घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित होगा। तो वस्तु की जब मात्रा हम बदल देते हैं तो उसका जो घनत्व होता है ये अपरिवर्तित रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं सपोज लेंथ L1, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको और खाली कर दिया तो ये हो गया L2। तो पानी की मात्रा हमने क्या कर दी है, पहले यहां थी अब मात्रा हो गई है यहां तक, लेकिन इसकी डेंसिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन हाँ अगर इसकी जगह पे मैं क्या करूं, ये पूरा पानी खाली कर दूं और इसकी जगह ऑयल भर दूं, मैं इसमें तेल भर दूं, तो उसकी डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी चेंज है ना। तो ये थे हमारे अगले 30 क्वेश्चन। तो टोटल हमारे 90 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इसमें। और चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और कोई और वीडियो अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। इसके अलावा इन वीडियोस को आप शेयर करें, आपके शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि यहाँ से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचें। और इन वीडियोस में एक और चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता है एनी हाउ आप कोशिश करें कि उस वीडियो को तभी देखें, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता है, कल कभी नहीं आता है, कल आपका सिर्फ एग्जाम आएगा और आपके पास टाइम नहीं रहेगा। इसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। NS एजुकेशन आपको जाके सर्च करना पड़ेगा फेसबुक के ऊपर। इसके अलावा यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है, उसमें सर्च करना है आपको @NS एजुकेशन, और जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे वहाँ पे ये आपको दिख जाएगा NS एजुकेशन, और उससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं PDF फाइल्स, डिफरेंट नोट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ। नोट्स मैं एक्चुअली व्हाट्सएप पे नहीं शेयर कर पाता हूँ। व्हाट्सएप इसलिए शेयर नहीं कर पाता हूँ दोस्तों नोट्स, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई बार क्या होता है कि लिमिटेशंस होती हैं, साइज की लिमिटेशन होती है, कुछ नोट्स मेरे पास ज़्यादा साइज में रहते हैं, इसलिए मैं टेलीग्राम ही उसके लिए यूज करता हूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।